हेलो, नमस्कार। कैसे हो आप सब लोग? हाँ, थोड़ी बहुत पढ़ाई स्टार्ट कर दी होगी, तो पढ़ते रहिए और स्वस्थ रहिए। आज का जो हमारा टॉपिक है, आय उपभोग वक्र, इनकम कंजम्पशन कर्व। ये किसको बता रहा है? इनकम इफेक्ट को ही एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो दे रहा है वो इनकम कंजम्पशन कर्व है। ठीक है, इससे पहले हमने कीमत प्रभाव और कीमत उपभोग वक्र के बारे में बात की थी। वह क्या था? कीमत प्रभाव क्या था? वस्तु की कीमत में परिवर्तन के फलस्वरूप वस्तु की मांग पर पड़ने वाले प्रभाव को जो बता रहा था वो कीमत प्रभाव था। ठीक है, अब इसी कीमत प्रभाव को एक ग्राफ के रूप में जो हमने देखा तो वो कीमत उपभोग वक्र था। उसको हमने इस तरह से देखा था। एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर ले ताकि दोनों का कंपैरिजन हम कर सकें। जब प्राइस में चेंज होगा तो बजट लाइन इस तरह से रोटेट होगी, P, L1, L2, L3। यहाँ पर ये IC दोनों को मिलाने वाला ये PCC वक्र। देखो ये क्या है, तो हम इसको इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं। वस्तु की विभिन्न कीमत स्तर पर उपभोक्ता के संतुलन बिंदु को मिलाने वाला जो वक्र है वो क्या है? कीमत उपभोग वक्र। कीमत के विभिन्न स्तरों पर उपभोक्ता के संतुलन के विभिन्न बिंदुओं को मिलाने वाला जो वक्र है वो PCC है। इसी तरह से अब यहाँ पर हम बात करेंगे आय उपभोग वक्र। आय उपभोग वक्र की अब देखो, इसको देखने से पहले हम ये देखते हैं कि जब भी बजट लाइन में उपभोक्ता की आय में यदि परिवर्तन होता था तो बजट लाइन में किस तरह से शिफ्टिंग होती थी? जस्ट पैरेलल, ये हमने देख लिया था। क्यों होती थी? वो दोनों ही वस्तुओं का पहले से ज़्यादा कंज्यूम कर पाएगा, ये क्लियर था। इससे पहले भी अपन एक और क्लियर कर ले। बजट लाइन क्या थी? दो वस्तुओं के ऐसे विभिन्न संयोगों को बता रही थी जिन्हें उपभोक्ता अपनी दी हुई आय और वस्तु की दी हुई कीमत पर खरीद सकता है। और इसके अंदर ये बजट स्पेस था, इसके अंदर का सारा एरिया खरीद सकता है, लेकिन इस बजट लाइन के बाहर वाला कोई भी बिंदु वो नहीं खरीद सकता। ये थी बजट लाइन। इसी तरह से हमने इंडिफरेंस कर क्या था? दो वस्तुओं के ऐसे विभिन्न संयोगों को बता रहा है जहाँ पर उपभोक्ता को समान संतुष्टि मिल रही है। ठीक है, अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं आय प्रभाव की। तो आय प्रभाव नाम से पता चल रहा है, जब कीमत प्रभाव में हमने देखा था वस्तु की कीमत में परिवर्तन से उसकी मांग में भी प्रभाव पड़ रहा है। यहाँ पर हम देखेंगे व्यक्ति की आय में परिवर्तन होने पे, वो भी कौन सी? मौद्रिक आय में परिवर्तन होने पर, जबकि वस्तुओं की कीमतें, उपभोक्ता की रुचियाँ और अधिमान या प्रेफरेंस स्थिर रहने पर यदि परिवर्तन होता है किसमें? उनकी मौद्रिक आय में, तो उसके फलस्वरूप उसकी मांग और वस्तुओं की खरीद पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ये बताएगा आय प्रभाव। आय प्रभाव उपभोक्ता की आय में परिवर्तन से उसकी मांग पर प्रभाव को व्यक्त करता है। एक लाइन में उपभोक्ता की आय में परिवर्तन के फलस्वरूप उसकी मांग पर जो प्रभाव पड़ रहा है वो है आय प्रभाव। इसको ग्राफिकल रूप में या एक चित्र रूप में प्रस्तुत करने वाला जो वक्र है वो है आय उपभोग वक्र। उसको हम बनाएंगे, किस तरह से बनता है। अब हमने यहाँ एक कल्पना की है कि वस्तु की कीमत और आय दी होने पर जो बजट रेखा P1L1 है वो यहाँ पर दी हुई है। P1L1 उसके Q1 पर उपभोक्ता संतुलन की स्थिति में है। अब ये मानते हैं कि सपोज क्या हो, उपभोक्ता की आय बढ़ जाती है। कौन सी? मौद्रिक आय। तो ये जो बजट लाइन क्या होगी? 100 रुपये था सपोज पहले उपभोक्ता की जो इनकम थी 100 थी, वो बढ़कर 200 हो गई या 150 हो गई, तो ये पैरेलल शिफ्ट हो जाएगा ऊपर। अब उपभोक्ता का जो संतुलन, बहुत सारे ऐसी कर्व है, तो जैसे ही बजट लाइन ऊपर जाएगी, अब यहाँ पर कंज्यूमर जो है, उपभोक्ता है, एक नए संतुलन को प्राप्त कर लेगा Q2 बिंदु पर, जहाँ पर वो पहले से दोनों ही वस्तु की पहले से ज़्यादा इकाइयों को खरीद रहा है। ठीक है, अब ऐसे ही मान लो सपोज और इनकम बढ़ जाए तो ये क्या होगा? बजट लाइन और शिफ्ट हो जाएगी, P3 PL1 हो जाएगी, तो इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगा? Q3 पे। और यदि इनकम बढ़ गई तो इक्विलिब्रियम इस तरह से क्या होगा? Q4 पॉइंट पे। अब हमें ये 4 पॉइंट मिल गए। अब इन चारों पॉइंट्स को मिलाने वाला जो कर्व है वो क्या होगा? इनकम कंजम्पशन कर्व। तो इनकम कंजम्पशन कर्व की डेफिनेशन क्या लिख सकते हैं? आय के विभिन्न स्तरों पर, ये अलग अलग स्तरों पर, आय के विभिन्न स्तरों पर उपभोक्ता के संतुलन के बिंदुओं को
मिलाने वाले वक्र को हम क्या कर रहे हैं, आय उपभोग वक्र। ठीक है, क्लियर। अब देखो यहाँ पर उपभोक्ता की आय में वृद्धि के परिणामस्वरूप उसके द्वारा दोनों वस्तुओं की खरीदी मात्रा बढ़ गई है, दोनों की बढ़ रही साथ साथ। अब जैसे जैसे उपभोक्ता की आय बढ़ती है वह ऊंचे अंतिमान वक्र पर पहुंच जाता है, फलस्वरूप उसकी संतुष्टि में वृद्धि होती है। ठीक है, अब यदि विभिन्न बिंदुओं को मिलाएं जो कि विभिन्न आय के स्तरों पर उपभोक्ता के संतुलन को व्यक्त करते हैं, हमें एक वक्र प्राप्त होता है जिसे आय उपभोग वक्र कहते हैं। इस प्रकार आय उपभोग वक्र उपभोक्ता के विभिन्न आय के स्तरों पर संतुलन बिंदुओं से बना हुआ वक्र है। आय उपभोग वक्र वस्तु की मांग और क्रय मात्रा पर आय प्रभाव को प्रकट करता है। क्लियर। अब देखो, अब यहाँ तक हमने जस्ट इसकी एक सामान्य सी परिभाषा है, डेफिनेशन हमने देखी क्या हो सकती है। अब हम बात करते हैं कि आय प्रभाव धनात्मक भी हो सकता है और ये ऋणात्मक भी हो सकता है। धनात्मक होने का मतलब है कि आय बढ़ने पर दोनों ही वस्तु की या एक वस्तु की हम क्या कर रहे हैं, डिमांड बढ़ रही है, उपभोक्ता के द्वारा मांग बढ़ाई जा रही है, उसको पहले से अधिक मात्रा में क्रय किया जा रहा है। ऋणात्मक भी हो सकती है। ऋणात्मक का क्या मतलब है कि आप इनकम बढ़ा रहे हो और व्यक्ति की इनकम बढ़ने पर किसी वस्तु की वो डिमांड और कम कर दे। आप सोचोगे ऐसा भी कोई पॉसिबल हो क्या? हाँ, ऐसा पॉसिबल है। जैसे हमने पिछले लेक्चर में भी एग्जाम्पल दिया था, तो ऐसा पॉसिबल है। आय बढ़ने पर किसी वस्तु की डिमांड कम भी हो सकती है। कैसे हो सकती है अभी हम देखते हैं। आय प्रभाव किसी वस्तु के लिए धनात्मक तब होता है जब उपभोक्ता की आय में वृद्धि होने से उसके द्वारा वस्तु का उपभोग और मांग बढ़ जाती है। आय प्रभाव का धनात्मक होना सामान्य बात है। अब देखो, ठीक है, कुछ वस्तुओं के लिए आय प्रभाव ऋणात्मक होता है। धनात्मक तो नॉर्मल सिचुएशन है, ऋणात्मक के केस को समझने की ज़रूरत है। अब यहाँ पर क्या है, किसी वस्तु के लिए आय प्रभाव ऋणात्मक होता है जब उसकी आय में वृद्धि होने पर उसके द्वारा वस्तु की मांग और उपभोग घट जाता है। ऐसी वस्तुओं को जिनके लिए आय प्रभाव ऋणात्मक होता है उनको हम निम्न या हीन पदार्थ कहते हैं, घटिया वस्तुएं कहते हैं। क्या क्या कहा जाता है, घटिया या इन्फीरियर गुड्स। इसका कारण ये कि ये वस्तुएं जिनका उपभोग उपभोक्ता की आय बढ़ने पर घट जाता है वह उपभोक्ता द्वारा हीन और निकृष्ट समझी जाती है और इसलिए वह अपनी आय बढ़ने पर उनके स्थान पर उत्कृष्ट वस्तु का प्रयोग करने लगता है। ठीक है, अब जैसे पहले कोई लोअर क्लास फैमिली से था, अब उसकी इनकम बढ़ गई है, तो वो पहले मान लो मक्का, ज्वार, बाजरा, मोटे अनाज का उपयोग करता था अपनी परिस्थिति के अकॉर्डिंग। अब वो क्या है, अब उनकी पहले से एक बहुत ही वेल सेटल्ड और सिचुएशन हो गई है, इनकम आय का स्तर बहुत ऊंचा हो गया है। तो अब क्या करेंगे, जैसे जैसे आय बढ़ी, अब क्या, जो मक्का, ज्वार, बाजरा की थी उनकी तो क्या हो, वो उसके लिए एक घटिया वस्तु हो जाएगी और उनकी डिमांड वो कम कर देगा और बजाय किसकी डिमांड करेगा, गेहूँ और चावल की। तो ठीक है, तो जैसे ही व्यक्ति की इनकम बढ़ती है तो जो घटिया वस्तु हैं उनकी वो डिमांड कम कर देता है, या वो जो पहले जिसका उपभोग करता था वो उसके लिए घटिया हो जाएगी। ऐसे ही जैसे वनस्पति घी का भी एग्जांपल लिया है, डालडा घी जिसको बोलते हैं वनस्पति घी, और जैसे पहले वो वनस्पति घी का यूज़ करता था, अब उसके पास पैसे आ गए तो वो देसी घी ला सकता, तो वनस्पति घी की डिमांड कम कर देगा इनकम बढ़ने से। तो ये जो घटिया वस्तु के केस में आय प्रभाव हमेशा क्या होता है, ऋणात्मक होता है, ये ध्यान रखना। आय प्रभाव ऋणात्मक किस केस में होता है, घटिया और निम्न पदार्थ या इन्फीरियर गुड्स के केस में। जब भी इन्फीरियर गुड्स की बात आएगी या हीन पदार्थ की बात आएगी तो आप ध्यान रखना, हमेशा हम इसको आय प्रभाव के कंसेप्ट से ही समझाते हैं, आय प्रभाव से। अब कभी कभी हम गलती करते हैं कि इसको प्राइस इफेक्ट से डिफाइन कर देते हैं, लेकिन यहाँ हमें क्या देना, आय प्रभाव से हमें इसको डिफाइन करना है, इन्फीरियर गुड्स या हीन पदार्थ या निम्न पदार्थ को। ठीक है, इस केस में आईसीसी कैसा बनेगा वो हम देखेंगे। आईसीसी पीछे की ओर मुड़ता हुआ होता है, आय उपभोग वक्र पीछे की ओर मुड़ता हुआ होता है। अब ये आय प्रभाव केवल एक बिंदु के पश्चात ही ऋणात्मक होता है। ऐसा क्यों? जैसे एकदम से तो इनकम बढ़ेगी नहीं ऑब्वियसली, पहले तो वो एक उसके लिए एक साधारण ही गुड है। जैसे हम यहाँ बात करते हैं बाजरे की, और यहाँ बात करते हैं कोई दूसरी वाई गुड है। ठीक है, अब पहले तो उसकी इनकम बढ़ते बढ़ते ही बढ़ेगी, तो पहले तो इसकी भी मांग बढ़ाएगा, लेकिन धीरे धीरे जैसे उसकी इनकम और बढ़ने लगेगी, आय के उच्च स्तर पर वो क्या हो जाएगी, इसके लिए इन्फीरियर गुड हो जाएगी। इसलिए क्या होगा, इसके लिए जो आय उपभोग वक्र है वो पीछे की ओर मुड़ा हुआ होगा। हम देख लेते हैं इसको, देखो यहाँ पर। अब इस केस में आपको बताना कि कौन सी गुड इन्फीरियर है, एक्स या वाई। ठीक है, देखना अब कैसे,
अब सपोज व्यक्ति की इनकम बढ़ी, P1 P2 P3 P4 ये जो भी बजट लाइन है उसके माध्यम से हम देख रहे हैं। यहाँ पर क्या है Q1 Q2 जब उसकी इनकम P1 से P2 PL2 तक बढ़ी तब तक तो ये उसके लिए एक सामान्य वस्तु के रूप में ही है, गुड एक्स। लेकिन इसके बाद फिर उसकी यदि इनकम बढ़ती है तो वो क्या करेगा, धीरे धीरे इसका कंजम्पशन पहले इतना था अब इतना कर लिया, अब और बड़ी और कम कर दिया और बड़ी और कम कर दिया। तो ये एक्स गुड क्या है, कंज्यूमर के लिए घटिया वस्तु है, इसलिए इसका जो आईसीसी है इस तरह से बनेगा। अब जब हम इस केस में देखते हैं, यहाँ पर हमने इसको इस तरह से बनाया है, ये क्या प्रिडिक्ट कर रहा है ये आपको पता होना चाहिए कि जब आईसीसी का कर्व इस तरह से है तो इसका क्या मतलब है, जब आईसीसी का कर्व इस तरह से है तो इसका क्या मतलब है, ये आपको पता होना चाहिए। देखते ही आप बता सको कि यहाँ वाई गुड इन्फीरियर है, यहाँ पर एक्स गुड सुपीरियर है। तो जैसे जैसे व्यक्ति की इनकम बढ़ी तो एक टाइम तक तो दोनों की मात्रा बढ़ रही थी, फिर धीरे धीरे क्या हुआ, इसको बना के आप देख सकते हो, अब धीरे धीरे वाई वस्तु की डिमांड कम होती जा रही है और एक्स की बढ़ती जा रही है। ठीक है, तो यहाँ पर इस केस में क्या है, इस केस में सेकंड वाले डायग्राम में वाई गुड इन्फीरियर है और फर्स्ट वाले डायग्राम में एक्स गुड इन्फीरियर थी। ठीक है, अब देखो यहाँ पर देखो एक हमने 6.9 में लिया है, ये डायग्राम है, यहाँ पर तीनों ही धनात्मक है, ये है। अब यहाँ पर हमने आईसी वगैरह ड्रॉ नहीं किया, जस्ट एक्सप्लेन करने के लिए इन्होंने इस तरह से लिए, तीनों ही धनात्मक है, लेकिन ये भी कुछ ना कुछ प्रिडिक्ट कर रहे हैं। तीनों धनात्मक होने का मतलब तीनों ही लाइन पे, तीनों ही ऐसी वक्र पे दोनों की मात्रा ही बढ़ रही होगी, देखो। ठीक है, इसको भी ले लो, इसको भी ले लो, ये इस पर भी ले लो, घट किसी की नहीं रही है। ठीक है, ये इस तरह से, तो तीनों ही धनात्मक है। पर यहाँ एक आय प्रभाव के कारण एक अच्छा गुड्स का यहाँ एक क्लासिफिकेशन हमें देखने को मिलता है, जिसे हम बोलते हैं कि आवश्यक वस्तुएं और विलासिता की वस्तुएं। ठीक है, अब यहाँ पर विलासिता की वस्तुओं के केस में क्या होता है, जैसे ही इनकम बढ़ती है उनकी डिमांड पर ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, जबकि नेसेसरी गुड्स में उतना फ्लक्चुएशन नहीं आता है। तो यहाँ पर जो ये आईसीसी कर्व है, आईसीसी 1 को हम देखते हैं, तो यहाँ पर ये क्या बता रहा है कि ऐसे केस में देखो, इनकम बढ़ी व्यक्ति की, एक्स वस्तु की भी डिमांड बढ़ रही है, लेकिन किसकी ज़्यादा बढ़ रही है, वाई वस्तु की, एक्स की कांस्टेंट है। तो एक्स गुड तो क्या है, नेसेसिटी है। आप वीट, सब्जी, दूध, इनकी मात्रा कितनी बढ़ा लोगे, जितना पहले खा रहे हो जितना ही, थोड़ा बहुत आपकी मात्रा बढ़ जाएगी, लेकिन ऐसा तो नहीं है आप बहुत ज़्यादा उस पर खर्च कर रहे थे। पहले 5,000 खर्च हो रहे थे, अब आपके 1,00,000 खर्च हो रहे हैं। नेसेसरी उस पर तो नहीं होगा, लेकिन लग्जरी प्रोडक्ट्स पे आप बहुत खर्च कर सकते हो जितना चाहो। ठीक है, तो जब ये इस तरह का आईसीसी है, इसका मतलब क्या है, व्यक्ति की आय बढ़ने पर वाई गुड में बहुत ज़्यादा उसकी डिमांड बढ़ रही है, तो यहाँ पर वाई गुड क्या है, लग्जरी है, और एक्स गुड क्या है, आवश्यक वस्तु है या नेसेसरी है। इसी तरह हम यहाँ की बात करें, जो ICC 3 है, इसको देखो, यहाँ पर सेम, इसको आप ड्रॉ करके देखना तब आपको क्लियर होगा। इसको बनाइए, ये यहाँ पर ऐसे ही ये कर्व है, आप इस तरह से बना सकते हो इसको, सपोज ये ऐसे है, उससे ये बना हमारा। तो अब इसमें क्या, किस में ज़्यादा चेंजेस हो रहे हैं, वाई गुड तो लगभग ज़्यादा उसमें परिवर्तन नहीं हो रहा है, लेकिन एक्स गुड की मात्रा या डिमांड में बहुत ज़्यादा परिवर्तन यहाँ पर आ गया, बढ़ रही है। तो यहाँ पर एक्स गुड लग्जरी है और वाई गुड नेसेसिटी है। ठीक है, क्लियर, ये बहुत ध्यान से समझना आप। दूसरा, ये जो बीच वाला कर्व है, यहाँ पर दोनों ही लगभग ICC इज इक्वल टू 1 फॉर बोथ गुड्स, लगभग दोनों के लिए बराबर ही है, दोनों को आप नेसेसरी मानो लग्जरी मानो लगभग बराबर ही। लेकिन ये दो जो क्लासिफिकेशन है आपको समझ में आना चाहिए। जब धनात्मक है, लेकिन किस तरह से इसका शेप बन रहा है, इकोनॉमिक्स में यही है कि हर एक कर्व का एक मीनिंग है। एक लाइन इस तरह से बनाई और एक लाइन आपने इस तरह से बनाई, उसका भी अलग मतलब है। तो ग्राफ, ये डायग्राम्स बनाते हुए आप ज़रूर पूरा फोकस्ड रहे, सुनते हुए भी और पढ़ते हुए भी ध्यान रखें। स्पेशली जब आप ग्राफ बना रहे हो तो एक्स एक्स पे क्या है, वाई पे क्या है, ये नोट करना कभी ना भूलें, इसके बिना इस ग्राफ का कोई मतलब नहीं है। तो फर्स्ट जैसे ही बनाते हो पहले ये मेंशन करोगे यहाँ क्या बता रहे हो, यहाँ क्या बता रहे हो, उसके बाद ही इनका कोई मतलब, वरना ये कुछ भी नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, अभी हमने इन्फीरियर गुड्स का केस देखा था,
इस केस में या घटिया वस्तु के केस में जब ये इस तरह से आईसीसी बन रहा है, इसका क्या मतलब है, इसको भी ड्रॉ करके देखो। इसको इस तरह से ड्रॉ करोगे तो धीरे धीरे आपको पता चलेगा कि आई बढ़ने पर वाई वस्तु की जो डिमांड है, सॉरी एक्स वस्तु की डिमांड है वो कम होती जा रही है पहले से, और वाई की बढ़ती जा रही है। तो वाई तो नॉर्मल गुड है और एक्स क्या है, इन्फीरियर है। ठीक है, इसी तरह से इसमें देखते हैं, यहाँ पर सेम वही बात है, वाई गुड इन्फीरियर है और एक्स सुपीरियर है। ठीक है, ये हमने देख लिया था। अब देखो यहाँ पर ये पूरा आपका एक आईसीसी वक्र, इनकम कंजम्पशन वक्र पूरा होता है। अब इसमें एक बात और ये है इसमें, ठीक है, थोड़ा समझ में आया तो ठीक है। आपको यहाँ देखो कि ये अंदिमान वक्र नहीं है जो कि किसी वस्तु के हीन वस्तु होने की व्याख्या कर रहे हैं। इंडिफरेंस कर्व से हमें कुछ नहीं पता चल रहा है कि ये हीन है या नहीं। ठीक है, दूसरे शब्दों में अंदिमान वक्र इस बात की व्याख्या नहीं करते कि किसी वस्तु के लिए आय प्रभाव ऋणात्मक क्यों है। ठीक है, वो बता रहे कि यहाँ ऋणात्मक है, आय प्रभाव ऋणात्मक है, लेकिन क्यों है इसकी व्याख्या अंदिमान वक्र नहीं करते हैं। अंदिमान वक्र तो केवल हीन पदार्थों को दर्शाते हैं, उसकी व्याख्या नहीं करते हैं। वस्तु हीन है अथवा सामान्य, ये तो उपभोक्ता की रुचियों पर और दो वस्तुओं के बीच उसके अधिमानों पर निर्भर करती है। एक व्यक्ति खुद अपनी प्रेफरेंस बता रहा है, हम बस उसको डिपिक्ट कर रहे हैं, हम उसको अंदिमान वक्र के रूप में शो कर रहे हैं। बाकी ये व्यक्ति या जो उपभोक्ता है उसके अधिमान क्रम के आधार पर वह हीन वस्तु है या नहीं। किसी वस्तु के लिए उपभोक्ता का अधिमान क्रम हीन वस्तु वाला है, हम उसके लिए इस प्रकार अंदिमान वक्र बना सकते हैं सिर्फ, जिससे उपभोक्ता की आय बढ़ने पर वस्तु की कम मात्रा क्रय की जाए। हम बस उसको ड्रॉ कर सकते हैं यदि उपभोक्ता इस तरह से अपने अधिमान दे रहा है मैं तो। ठीक है, तो ये व्याख्या नहीं करता है कि वो हीन क्यों है, बस ये बता रहा है कि हाँ हीन वस्तु है, तो उस तरह से वो उसको हम उस उपभोक्ता से पूछ के उसके प्रेफरेंस के आधार पर हम उसके इंडिफरेंस कर्व बना सकते हैं। ठीक है, इसी कथन को प्रोफेसर रियान ने अपने शब्दों में वाला बताया है कि अंदिमान वक्र विश्लेषण हमें ये नहीं बतलाते हैं कि कोई वस्तु हीन क्यों है। ये जानकर कि ये हीन है, अंदिमान वक्र विश्लेषण इसको प्रकट करता है। ये जानते हुए कि ये वस्तु हीन है, उसके बाद वो उसको प्रकट कर रहा है, इसकी व्याख्या कदापि नहीं करता। ये उपभोक्ताओं के विशेष में हमारा ज्ञान ही है, हम उपभोक्ता के बारे में पहले से नॉलेज रख रहे हैं, हम जानते हैं, जिससे हमें आय प्रभाव की प्रकृति का पता चलता है, जिसे हमें हमने व्यक्त करना है, जिसे हम उसको शो कर रहे हैं इंडिफरेंस कर्व के माध्यम से। तो इस तरह से ये आपका इनकम कंजम्पशन कर्व है, इसको देख लेना एक बार। और इसी के साथ वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, आभार। ऐसे ही आप पढ़ते रहिए, देखते रहिए और हमें बताते भी रहिए कि आपको कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं, तो हम आगे यदि कुछ इम्प्रूवमेंट करना हो तो वो कर सके। ठीक है, अपना ध्यान रखिए। शुभ रात्रि।